हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। इस वीडियो में हम लोग साइंस के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 अपलोड हो चुका है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साइंस के प्रैक्टिस सेट के साथ साथ हमारे चैनल पर हिस्ट्री और पॉलिटी के भी प्रैक्टिस सेट अपलोड हो रहे हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये वीडियो आपके आने वाले 67वीं बीपीएससी री एग्जामिनेशन, 68वीं बीपीएससी, बीएसएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें और अपने एग्जाम्स की तैयारी को और बेहतर बनाएं। और अगर आपको हमारा वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी माप क्रेस्कोग्राफ के द्वारा की जाती है? तो क्रेस्कोग्राफ के द्वारा पौधों की वृद्धि मापा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्रेस्कोग्राफ से पौधों की वृद्धि मापा जाता है। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापा जाता है। तरल का प्रवाह वेंचुरीमीटर से मापा जाता है और प्रकाश की तीव्रता लक्स मीटर के द्वारा मापा जाता है। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से, तरल का प्रवाह वेंचुरीमीटर से, पौधों की वृद्धि क्रेस्कोग्राफ से और प्रकाश की तीव्रता लक्स मीटर के द्वारा मापा जाता है। अगला प्रश्न है, किस परिघटना के कारण साबुन तथा अपमार्जक सोप एंड डिटर्जेंट कपड़ों से दाग को सरलता से हटाने में सक्षम होते हैं? सामान्यतः शुद्ध जल का पृष्ठ तनाव काफ़ी उच्च होता है, और जब जल में साबुन या अपमार्जक मिला दिया जाता है तो जल का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, जिसके कारण जल आसानी से कपड़े के तंतुओं के बीच या कपड़े के फाइबर्स के बीच आसानी से प्रवेश कर जाता है और कपड़ा साफ हो जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पृष्ठ तनाव की कमी। जब जल में साबुन या अपमार्जक मिलाया जाता है तो उसके पृष्ठ तनाव में कमी आ जाती है, जिसके कारण कपड़े से दाग सरलता से हट जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष के एक निश्चित क्षेत्र को बाह्य वैद्युत क्षेत्र से सुरक्षित रखने की परिघटना है? तो किसी निश्चित भाग को वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से बचाने की प्रक्रिया को विद्युत स्थैतिक परिरक्षण कहते हैं, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अंतरिक्ष के एक निश्चित क्षेत्र को बाह्य वैद्युत क्षेत्र से सुरक्षित रखने की परिघटना को विद्युत स्थैतिक परिरक्षण कहा जाता है, या स्थिर वैद्युत परिरक्षण। और यही कारण है कि बिजली गिरने के समय घर में और गाड़ी में बैठे रहना किसी पेड़ या खुले मैदान में रहने की तुलना में ज़्यादा सुरक्षित होता है। अगला प्रश्न है, कुछ धातु और मिश्र धातु कम ताप पर अपनी प्रतिरोधकता पूरी तरह से खो देते हैं, ऐसे पदार्थ को कहते हैं। कम ताप पर किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता शून्य हो जाती है या पूरी तरह से खो देती है, तो इस घटना को अतिचालकता कहते हैं, सुपर कंडक्टिविटी। और ऐसे पदार्थ को अतिचालक कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जब कोई धातु या मिश्र धातु कम ताप पर अपनी प्रतिरोधकता पूरी तरह से खो दे तो ऐसे पदार्थ को अतिचालक कहते हैं। और अतिचालक पदार्थों का उदाहरण है एल्युमिनियम, नियोबियम, मैग्नीशियम डाइबोराइड आदि। अर्धचालक ऐसे पदार्थ को कहा जाता है जो सामान्यतः कुचालक की तरह कार्य करता है, परंतु जब उसका टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो वो विद्युत चालक की तरह कार्य करने लगता है। अगला प्रश्न है, एक खगोलीय दूरबीन द्वारा प्रतिबिंब बनता है। खगोलीय दूरबीन एक प्रकाशिक उपकरण है जिसका उपयोग दूरस्थ खगोलीय पिंड जैसे सितारों, ग्रहों, उपग्रहों आदि के आवर्धित या मैग्नीफाइड इमेजेस को देखने के लिए उपयोग किया जाता है। और खगोलीय दूरबीन के द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब उल्टा, आभासी और आवर्धित होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उल्टा, आभासी मतलब कि वर्चुअल, और आवर्धित मतलब मैग्नीफाइड होता है, मतलब कि किसी वस्तु को उसके ओरिजिनल आकार, ओरिजिनल साइज से बड़ा दिखाना। अगला प्रश्न है, 1 किलोवाट आवर कितने जूल ऊर्जा के बराबर होता है? वाट पावर का एसआई यूनिट होता है और किलोवाट आवर एनर्जी या ऊर्जा को दर्शाता है, और कार्य करने की क्षमता को हम लोग पावर कहते हैं। और 1 वाट 1 जूल पर सेकंड के बराबर होता है, तो 1 जूल जो है वो 1 वाट सेकंड के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं 1 किलोवाट आवर को हम लोग लिख सकते हैं 1000 वाट इंटू 3600 सेकंड।
आवर को हम लोगों ने यहाँ पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। तो इसके बाद हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, मतलब कि 1 किलो वाट आवर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी धातु को अमलगम कहे जाने के लिए कौन सा घटक आवश्यक है? अमलगम एक ऐसा मिश्र धातु है जिसमें पारा पाया जाता है या पारद पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अमलगम एक ऐसा मिश्र धातु है जिसमें पारा पाया जाता है और पारा का एटॉमिक नंबर 80 होता है और इसका सिंबल Hg से इसको डिनोट किया जाता है। पारा एकमात्र ऐसा धातु है जो रूम टेम्परेचर पर तरल अवस्था में पाया जाता है। कॉपर या तांबा का एटॉमिक नंबर 29 होता है और इसे Cu से डिनोट किया जाता है। जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है और इसे Zn से डिनोट किया जाता है। और एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है और इसे Al से डिनोट किया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा अम्ल नेत्र धावन का घटक है? तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आंख को धोने या साफ करने के लिए किस एसिड का यूज होता है? तो बोरिक एसिड में फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के विरुद्ध एंटीबायोटिक गुण होते हैं, इसलिए इसका उपयोग आंखों को साफ करने या नेत्र धावन के रूप में किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बोरिक अम्ल। और इसका फॉर्मूला होता है H3BO3। ठीक है, बोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H3BO3। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3। ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला होता है C2H2O4 और ये टमाटर में पाया जाता है। ठीक है, फॉर्मिक एसिड जिसे मेथेनोइक एसिड भी कहा जाता है, इसका फॉर्मूला होता है HCOOH। फॉर्मिक एसिड चींटी और मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस विषैले रसायनों पर प्रतिबंध लगाया गया है जो शरीर के कुछ हार्मोन की नकल करता है और कैंसर की प्रगति को सक्रिय करता है? तो बिस्फेनॉल ए एक विषैला रसायन है जिसे हार्मोन के नकल करने के लिए जाना जाता है और ये कैंसर की वृद्धि को भी सक्रिय करता है और प्रजनन तंत्र के विकास को भी बाधित करता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, बिस्फेनॉल ए, और सामान्यतः इसे BPA के भी नाम से जाना जाता है। बेंजोडाइजेपाइन एक मेडिसिन है जिसका यूज एंजाइटी और इंसोम्निया के उपचार के लिए किया जाता है। स्टैनिन भी एक मेडिसिन है जिसका उपयोग कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए किया जाता है। और एंटीकोलिनर्जिक्स का उपयोग अस्थमा, डायरिया, मोशन सिकनेस आदि जैसे रोगों के उपचार के लिए किया जाता है। ये भी एक तरह का मेडिसिन है। अगला प्रश्न है, हीलियम के नाभिक के घटक कौन से हैं? हीलियम को He से डिनोट करते हैं और इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है और इसके नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है, जिस कारण इसका परमाणु भार 4 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हीलियम के नाभिक का घटक 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 होता है, इसलिए ये एक प्रकार का अक्रिय गैस है। ठीक है, और हीलियम का नाभिक एक अल्फा कण के समान होता है। हाइड्रोजन के एटम में केवल एक प्रोटॉन पाया जाता है और उसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन ड्यूटेरियम में पाया जाता है, जो कि हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है। अगला प्रश्न है, एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है। तो अर्धचालक में विद्युत का चालन इलेक्ट्रॉन्स एवं होल्स दोनों के द्वारा होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है इंट्रिंसिक, मतलब के प्राकृतिक अर्धचालक, और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक, मतलब के बाह्य अर्धचालक। और अर्धचालक का उदाहरण होता है सिलिकॉन और जर्मेनियम। अगला प्रश्न है, फिटकिरी निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा गंदे पानी को साफ करती है? फिटकिरी जल में पाए जाने वाली निलंबित अशुद्धियों को स्कंदन प्रक्रिया के द्वारा साफ करती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिटकिरी जल में पाए जाने वाली निलंबित या कोलाइडियल अशुद्धियों को स्कंदन प्रक्रिया के द्वारा साफ करती है और स्कंदन को कोगुलेशन भी कहते हैं। और फिटकिरी का रासायनिक सूत्र होता है KAlSO4 2 12H2O। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कास्ट स्पिरिट के रूप में भी जाना जाता है?
कास्ट स्पिरिट या कास्ट अल्कोहल मेथिल अल्कोहल को बोला जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसे सामान्यतः मेथनॉल के नाम से भी जाना जाता है और इसका उपयोग ईंधन, द्रवक और एंटीफ्रीजर के निर्माण में किया जाता है। और मेथिल अल्कोहल एक रंगहीन, वाष्पशील और ज्वलनशील तरल पदार्थ है। अगला प्रश्न है, पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन है। तो पानी की टंकी में फंगी या कवक को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन कॉपर सल्फेट है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और कॉपर सल्फेट का उपयोग कीटनाशी के रूप में भी किया जाता है और कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4। और कॉपर सल्फेट में जब हम लोग जल को मिला देते हैं तो ये ब्लू विट्रियोल या नीला थोथा के नाम से जाना जाता है और इसका फॉर्मूला होता है CuSO4 5H2O। इसे नीला थोथा के नाम से जाना जाता है या ब्लू विट्रियोल। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला HNO3 होता है। जिंक सल्फेट का फॉर्मूला ZnSO4 होता है। मैग्नीशियम सल्फेट का फॉर्मूला MgSO4 होता है। नेक्स्ट है, कोशिका की खोज की थी। कोशिका की खोज वर्ष 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। कैमिलो गोल्गी ने 1898 ईस्वी में गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी की खोज की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में नाभिक या न्यूक्लियस की खोज की थी। स्लाइडेन तथा स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था पादपों तथा जंतुओं का शरीर कोशिका तथा कोशिका के उत्पादों से मिलकर बना है। अगला प्रश्न है, एक सामान्य वयस्क मानव में उपलब्ध रक्त की कुल मात्रा होती है। सामान्य वयस्क मानव में रक्त की कुल मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 5 से 6 लीटर। और रक्त एक विशेष संयोजी उत्तक है जिसमें द्रव, प्लाज्मा और विभिन्न निर्मित तत्व होते हैं। और रक्त में लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका और प्लेटलेट्स पाया जाता है, जो कि रक्त का ठोस रूप है। और रक्त का तरल भाग जल, लवण और प्रोटीन से बना होता है, जो कि प्लाज्मा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, दिए गए हार्मोन में से कौन सा एक पादप हार्मोन नहीं है। पादप हार्मोन को आमतौर पर 5 समूहों में बांटा जाता है। पहला है एब्सिसिक एसिड, दूसरा है ऑक्सिन, तीसरा है जिब्रेलिन, चौथा है एथिलीन, पांचवा है साइटोकैनिन। और ऑक्सिन, साइटोकैनिन और जिब्रेलिन पौधे के विकास में सहायक होते हैं, जबकि एब्सिसिक एसिड और एथिलीन विकास के अवरोधकों के रूप में कार्य करते हैं। यहाँ पर ये चारों पादप हार्मोन हैं, तो ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा पादप हार्मोन नहीं है, तो ये चारों पादप हार्मोन हैं। अगला है, पत्तियों द्वारा तैयार भोजन को पौधे के विभिन्न भागों में संवहन के लिए उत्तरदायी पादप उत्तक है। तो खाद्य पदार्थों को पौधे के अन्य सभी भागों में पहुंचाने के लिए फ्लोएम उत्तरदायी है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, फ्लोएम टिश्यू। जबकि जाइलम टिश्यू का मुख्य कार्य जमीन से जल एवं खनिज लवण को अवशोषण कर पौधे के संपूर्ण अंग तक पहुंचाना है। तो जाइलम जल और खनिज लवण पहुंचाता है और फ्लोएम पत्तों द्वारा तैयार भोजन को पौधे के विभिन्न भागों में संवहन करता है। अगला प्रश्न है, फलों का स्वाद मीठा होता है। तो फलों में 2 प्रकार की शर्करा पाई जाती है, फ्रक्टोज और ग्लूकोज। और हर एक फल में इनका अनुपात अलग अलग होता है, लेकिन अधिकांश फल में ग्लूकोज और फ्रक्टोज आधे आधे अनुपात में होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। ग्लूकोज के कारण भी फल मीठा होता है और फ्रक्टोज के कारण भी फल मीठा होता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। माल्टोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। लैक्टोज का भी फॉर्मूला होता है C12H22O11। और फ्रक्टोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। सबसे मीठा शुगर या सबसे मीठा शर्करा फ्रक्टोज होता है। अगला प्रश्न है, कभी कभी समाचारों में देखे जाने वाले शब्द एनोसीमिया और एग्योसिया संबंधित है। एनोसीमिया, जिसे स्मेल ब्लाइंडनेस के नाम से भी जाना जाता है,
इसमें व्यक्ति के सूंघने की क्षमता आंशिक या पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। एनोसीमिया में एग्योसिया एक ऐसी स्थिति है जो जीभ की स्वाद संबंधी क्रियाओं को पूर्णतः निष्क्रिय कर देती है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्रमशः गंध और स्वाद की हानि से। और कोविड-19 के रोगियों में गंध और स्वाद संबंधी सभी क्रियाएं पूर्णतः निष्क्रिय हो जा रही थी। अगला प्रश्न है, इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांस तत्व होता है? तो इंसुलिन एक हार्मोन है जिसका निर्माण अग्नाशय के लैंगरहैंस के बीटा सेल्स के द्वारा होता है। इंसुलिन रक्त में शर्करा के स्तर को नियमित करता है और इंसुलिन में ट्रांस तत्व के रूप में जिंक मौजूद होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिंक। तो इंसुलिन में ट्रांस तत्व के रूप में जिंक मौजूद होता है और जिंक इंसुलिन के चयापचय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और जिंक एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी कार्य करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी माप आवेग के समान ही होती है? तो आवेग जो है समय के सापेक्ष बल के समग्र प्रभाव को समकालित करता है और इसे जे से डिनोट करते हैं और इसका एसआई यूनिट होता है न्यूटन सेकंड और इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू चेंज इन टाइम, डेल टी। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन डेल टी चेंज इन टाइम, और मास इनटू एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं ना, और यहाँ पर कर देंगे इनटू डेल टी, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी, जो कि हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड। दिए गए विकल्पों में केजी मीटर पर सेकंड संवेग का एसआई यूनिट है जिसे मोमेंटम भी कहते हैं, और संवेग गति में द्रव्यमान की माप होती है और इसे स्मॉल पी से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संवेग। आयतन का एसआई यूनिट होता है मीटर क्यूब, बल आघूर्ण का एसआई यूनिट होता है न्यूटन मीटर, और संवेग के दर में परिवर्तन हो जाता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगला प्रश्न है, तापमान में वृद्धि के परिणाम स्वरूप एक ऑर्गन पाइप से निकलने वाली ध्वनि की आवृत्ति में। तो ऑर्गन पाइप एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे साउंड निकलता है, ठीक है, और जैसे ही तापमान में परिवर्तन होता है तो ध्वनि की गति में भी परिवर्तन होता है, और ध्वनि की गति v प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट टी, तापमान के अंडर रूट से प्रोपोर्शनल होता है, और ध्वनि का फ्रीक्वेंसी जो होता है वो के वेग के या चाल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस फॉर्मूला से हम लोग देखेंगे तो आवृत्ति जो है तापमान के अंडर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी में भी वृद्धि होगी, और यहाँ पे पूछ रहा है ध्वनि की आवृत्ति में, तो वृद्धि होती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा ध्वनि की आवृत्ति में वृद्धि होगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस या किन स्थिति या स्थितियां मिश्रित आवृत्तियां उत्पन्न करती हैं? जब एक ही समय में लगभग समान आवृत्तियों की दो ध्वनि तरंगों को सुना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जब एक ही समय में लगभग समान आवृत्तियों की दो ध्वनि तरंगों को सुना जाता है तो मिश्रित आवृत्तियां उत्पन्न होती हैं, और मिश्रित आवृत्तियां इंटरफेरेंस ऑफ वेव से उत्पन्न होती हैं। अगला प्रश्न है, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को दोगुना बढ़ा दिया जाए तो उसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, और जब इसको दोगुना कर दिया जाता है तो जो नया F बनता है F1 इज इक्वल टू हो जाएगा जी m1 m2 बाई 4r स्क्वायर। दोनों इक्वेशन से हम ये पता लगा सकते हैं कि जब दो वस्तुओं के बीच की दूरी को दोगुना बढ़ा दिया जाता है तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुना कम हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 4 गुना कम हो जाएगा। डिवाइडेड बाय 4 मतलब 4 गुना कम हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन के गुणों के विषय में कौन सा या से कथन सही नहीं है? तो आइए देखते हैं। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, तो ये सही है। न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक के अंदर अवस्थित होते हैं, तो ये भी सही है। और चौथा है, न्यूट्रॉन परमाणु नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करता है, तो ये गलत है। न्यूट्रॉन जो है वो नाभिक के अंदर रहता है, नाभिक के चारों ओर परिक्रमा इलेक्ट्रॉन करता है।
तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर गलत कथन के बारे में पूछ रहा है तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। न्यूट्रॉन परमाणु के चारों ओर परिक्रमा नहीं करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन इस बात की पुष्टि करता है कि प्रकाश ध्वनि से तेज गति से यात्रा करता है? आंधी तूफान के दौरान बिजली और गरज एक ही समय उत्पन्न होते हैं, लेकिन बिजली का चमकना पहले दिखाई देता है और गरज की आवाज उसके बाद सुनाई देती है। तो इससे ये पता लगता है कि प्रकाश की गति ध्वनि की गति की तुलना में 10 लाख गुना अधिक होती है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, त्वरित वृष्टि। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। प्रकाश ध्वनि से तेज गति में यात्रा करता है, इसका पता हमको बिजली के चमकने से पता चलता है, त्वरित वृष्टि से पता चलता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन तरंगों की उत्पत्ति नाभिक के रेडियोधर्मी क्षय के द्वारा होती है? नाभिक के रेडियोधर्मी क्षय के द्वारा अल्फा, बीटा और गामा किरणों का उत्पत्ति होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, गामा तरंगों का। अगला प्रश्न है, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए? 273.15 जोड़ा जाना चाहिए। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। डिग्री को केल्विन में बदलने के लिए 273.15 जोड़ा जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, 1 किलोग्राम ठोस को इसके गलनांक बिंदु पर द्रव्य अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है। किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के दौरान खपत या उत्सर्जित ऊष्मा या ऊर्जा को गुप्त ऊष्मा के रूप में जाना जाता है। 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक बिंदु पर द्रव अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को संगलन गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, संगलन गुप्त ऊष्मा। संगलन की गुप्त ऊष्मा वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव्य में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मीय ऊर्जा की मात्रा है। और वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव्य को उसके क्वथनांक पर गैस में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मीय ऊर्जा की मात्रा है। अगला प्रश्न है, कोलाइडी विलयन में प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना को कहा जाता है? तो कोलाइडी विलयन में प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना को टिंडल प्रभाव के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और टिंडल प्रभाव में छोटे कोलाइडल कणों वाले माध्यम पर प्रकाश की किरण को बिखेरने की घटना को कहा जाता है। और टिंडल प्रभाव जॉन टिंडल के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, रक्त से ड्रग्स या मादक पदार्थ को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो रक्त से ड्रग्स को अलग करने के लिए क्रोमेटोग्राफी का उपयोग होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्रोमेटोग्राफी मिश्रण से घटकों को पृथक करने की एक प्रक्रिया है और इस विधि का प्रयोग उन विलय पदार्थों को अलग करने के लिए किया जाता है जो एक ही प्रकार के विलयक में घुले हों। अगला प्रश्न है, अलग अलग परमाणु संख्या वाले विभिन्न तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है उन्हें कहा जाता है? अलग परमाणु संख्या और एक ही द्रव्यमान संख्या वाले तत्व को संभारिक कहा जाता है, आइसोबार्स। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसका उदाहरण है कैल्शियम जिसकी परमाणु संख्या 20 होती है और आर्गन जिसका परमाणु संख्या 18 होता है। परंतु ये दोनों संभारिक हैं क्योंकि दोनों का द्रव्यमान संख्या 40 होता है। समस्थानिक वैसे तत्व को कहा जाता है जिसमें परमाणु संख्या सेम हो परंतु परमाणु भार अलग अलग हो। और इसका उदाहरण हो जाएगा हाइड्रोजन का समस्थानिक 3 होता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। ठीक है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। समन्यूट्रॉनिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है 2 तत्वों में। ठीक है, और इसे आइसोटोन कहा जाता है। और इसका उदाहरण होता है ट्रिटियम जो कि हाइड्रोजन का समस्थानिक है, इसमें 2 न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं और हीलियम इसमें भी 2 न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। और समअवयवी वैसे यौगिक होते हैं जिसमें अणुसूत्र समान होते हैं परंतु उसमें उपस्थित समूहों की व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है और इनके गुण भी अलग अलग होते हैं। इन्हें समअवयवी या आइसोमर्स कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है? जब भी कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहा जा सकता है। और रासायनिक अभिक्रिया में एक नया पदार्थ बनता है और रासायनिक अभिक्रिया इरिवर्सिबल होती है। लोहे में जंग लगना रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। जल का वाष्पीकरण ये भौतिक अभिक्रिया का उदाहरण है। वाहनों द्वारा ईंधन का जलना
ये रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है और श्वसन प्रक्रिया ये भी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। उपरोक्त में से एक से अधिक, ए, सी और डी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, चिप्स निर्माताओं द्वारा चिप्स के बैग में नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है? तो चिप्स के निर्माताओं द्वारा आमतौर पर चिप्स को ऑक्सीडाइज होने से और उन्हें बासी होने से बचाने के लिए चिप्स में नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए, ऑप्शन सी। चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरने का मुख्य कारण है उसे ऑक्सीकरण की प्रक्रिया से बचाने के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण नहीं है? कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने यौगिक होते हैं। कार्बोहाइड्रेट शर्करा और स्टार्च होते हैं जिनका उपयोग जीवों को ऊर्जा और संरचना प्रदान करने के लिए किया जाता है और कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र होता है CxH2O होल Y। और दिए गए विकल्पों में सुक्रोज, लैक्टोज और सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है, जबकि एक्टिन एक प्रकार का मल्टीफंक्शनल प्रोटीन है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण एक्टिन नहीं है, ये प्रोटीन का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, मानव रक्त का औसत पीएच मान कितना होता है? तो मानव शरीर का रक्त सामान्य रूप से थोड़ा क्षारीय होता है और इसका पीएच मान 7.35 से 7.45 होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7.4। मानव रक्त का औसत पीएच मान 7.4 होता है और पीएच स्केल का रेंज 0 से 14 तक का होता है, जिसमें 0 से 6 तक एसिड होता है, 7 न्यूट्रल होता है और 8 से 14 तक बेस होता है या क्षार होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, गाय के दूध का रंग हल्का पीला होता है। गाय के दूध में पाए जाने वाले वसा में बीटा कैरोटीन पाया जाता है, जिसके कारण इसका रंग हल्का पीला हो जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बीटा कैरोटीन के उपस्थिति के कारण। और बीटा कैरोटीन विटामिन ए का एक स्रोत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यसे लैक्राइमल ग्रंथि के माध्यम से स्रावित होता है? तो लैक्राइमल ग्रंथि से आंसू स्रावित होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लैक्राइमल ग्रंथि एक युग्मित लोब्यूलर ग्रंथि है जो प्रत्येक आंखों के बाहरी तरफ होती है और ये आंसुओं के लिए उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है, कीटभक्षी पौधे प्रायः किस प्रकार की मृदा में पाए जाते हैं? कीटभक्षी पौधे या कीड़ा खाने वाले पौधे जैसे कि पिचर प्लांट, विनस प्लांट आदि कीटों का सेवन करके मृदा में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन की कमी वाली मृदा में, ऑप्शन सी। कीटभक्षी पौधे नाइट्रोजन की कमी वाली मृदा में होते हैं और कीटभक्षी पौधे का उदाहरण है पिचर प्लांट, विनस प्लांट, सनड्यू प्लांट आदि। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग साइंस के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।